हिंदुस्तान पेपर, मंगलवार 12 मई 2026। एस श्रीनिवासन वरिष्ठ पत्रकार का लेख है। सितारे के सामने सियासी चुनौतियां। बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दे चुके अभिनेता श्री जोसेफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर अपने सियासी सफर को शानदार शुरुआत की। बीती 4 मई को सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में चुने जाने के बाद इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें 6 दिन लग गए। यह तो महज शुरुआत है, क्योंकि अल्पमत सरकार का नेतृत्व करते हुए उन्हें अभी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सिनेमा की दुनिया में तो सुपरस्टार विजय उन कहानियों से परिचित होंगे जिनमें एक नौजवान को निर्णायक विजय से पहले कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, मगर उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि राजनीति में कदम रखने पर असली दुनिया भी उन्हें उसी तरह जूझना पड़ेगा। सिने जगत में चौंध खत्म होते ही सितारा तुरंत अपने असली रूप में लौट सकता है, लेकिन सियासत में ऐसी सुविधा नहीं होती। एक बार राजनीति की दौड़ में शामिल होने के बाद पीछे मुड़ना लगभग नामुमकिन होता है। विजय को इन कटु सच्चाइयों का अनुभव हो रहा होगा। 4 मई को उनकी पार्टी तमिल का बैटरी कम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस द्वारा 5 विधायकों के सशर्त समर्थन का वादा करने और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों 2029 के संसदीय चुनावों में साझा भविष्य की कल्पना के अगले दिन ही विजय के लिए हालत बिगड़ने लगी। कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र अलेंकर ने विजय द्वारा पेश दावे का पत्र पढ़ा, जिसमें चुनाव के पास गठबंधन के रूप में कांग्रेस के समर्थन का उल्लेख था, मगर तत्काल उन्हें न्योता नहीं दिया। सरकारी आयोग के दिशा निर्देश, बॉम्बे मामले समेत सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों के फैसलों में यह साफ कहा गया है कि सत्ता हस्तांतरण का मौका सबसे बड़ी पार्टी को दिया जाना चाहिए। बहुमत का परीक्षण विधानसभा में होना चाहिए, न कि राजभवन में, जिसे अब लोक भवन कहा जाता है। गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों की भूमिका सत्ताधारी दल के साथ टकराव वाली रही, इसलिए अलेंकर के फैसलों को भी विजय के मुख्यमंत्री की बनने की राह में एक बाधा के रूप में देखा गया। दरअसल भाजपा नेतृत्व को सबसे ज़्यादा गुस्सा कांग्रेस के साथ टीवी के गठबंधन से आया। यह तमिलनाडु के साथ केरल, पुडुचेरी, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी भाजपा के लिए खतरे की घंटी थी, जहां विजय के काफ़ी अधिक समर्थक हैं। इन 6 दिनों के भीतर एक वक्त ऐसा भी आया जब सत्ता के बेदखल हुई द्रमुक पार्टी सक्रिय हो गई। कांग्रेस के गठबंधन से बाहर निकलने से नाराज द्रमुक ने विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए विकल्पों की तलाश शुरू कर दी। के स्टालिन के बेटे उदयनिधि अन्ना द्रमुक के प्रस्ताव पर मुखर प्रतिक्रिया देने लगे थे। अन्ना द्रमुक के नेता ई पलानीसामी अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे थे, क्योंकि 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से ही वह लगातार हार का सामना करते आ रहे हैं। चुनावी नतीजे के बाद ईपीएस को अन्ना द्रमुक में संभावित असंतोष की चिंता सताने लगी थी, और इसलिए उन्होंने राज्यपाल द्वारा मुहैया कराए गए इस अवसर का लाभ उठाते हुए किसी भी तरह से सरकार बनाने की संभावनाएं टटोलनी शुरू कर दी। द्रमुक के एक गुट ने अन्ना द्रमुक को समर्थन देने की बेतुकी संभावना पर विचार करना भी शुरू कर दिया, मगर पार्टी के समझदार लोगों ने इस कदम की गंभीरता को समझते हुए कि अगर ऐसा किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव परिणामों ने द्रविड़ दलों की चुनावी अपील पहले ही काफ़ी कम कर दी थी। इन दोनों द्रविड़ दलों के धोल थिरुमावलवन के नेतृत्व वाली 2 सदस्यीय पार्टी बीसीके को बाहर से समर्थन देने की संभावना पर भी गौर किया। इसके पीछे तर्क ये ढूंढा गया कि दलितों की इस पार्टी को समर्थन देने का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है और इससे नवगठित टीवी को मात दी जा सकती है।
मगर एक बार फिर इन दोनों पार्टियों के समझदार लोगों ने ऐसे जोखिम भरे रास्ते को न अपनाने की सलाह दी और इससे खतरे बताए। वामपंथी दलों को फैसला लेने के लिए 2 दिन लग गए, पर इसका असर बीसीके और आईयूएमएल पर भी नैतिक रूप से दिखने लगा। सीपीआई और सीपीएम के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जनता के फैसले को सही ढंग से समझा और किसी भी तरह का जोखिम भरे कदम न उठाने की सलाह दी। जब द्रमुक को समझ आ गया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, तब उसने अपने सहयोगी दलों सीपीआई, सीपीएम, बीसीके और आईयूएमएल को निर्देश दिए कि वे टीवी को बाहर से समर्थन दे सकते हैं और कुछ हद तक स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं। साथ ही सांप्रदायिक ताकतों को दूर रख सकते हैं। यह सुझाव इन दलों को रास आया और शनिवार तक उन्होंने टीवी को बिना शर्त अपना समर्थन दे दिया। तस्वीर का दूसरा रोचक पहलू यह है कि अन्नाद्रमुक के लिए हालात ज़्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि उसके 47 में से 2/3 विधायकों ने ईपीएस के नेतृत्व पर अविश्वास और जताते हुए बगावत का झंडा उठा लिया है। बहरहाल, अब जब विजय मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाल चुके हैं, तो उसके सामने कम से कम 5 बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करना है, क्योंकि यह बेहद कम बहुमत पर टिकी है। दूसरी, अपने समर्थक दलों को जोड़े रखना और अनुभवहीन मंत्रिमंडल का नेतृत्व करना। तीसरी, केंद्र सरकार और राज्यपाल के साथ कठिन संबंधों को संभालना, जो विजय के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। चौथी, जनता की बड़ी उम्मीदों को पूरा करना, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं और उनके पूरा करने के लिए संसाधनों की उन्हें व्यवस्था करनी होगी। और पांचवी, हार से भड़की द्रमुक पार्टी को संभालना। तमिलनाडु के चुनावी नतीजे साफ बताते हैं कि जन आकांक्षाएं चरम पर हैं। मुख्यमंत्री विजय पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी यह भी है कि आने वाले वर्षों में अपनी पार्टी को अन्य पार्टियों की तरह बनने से बचाकर रखें, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि पारंपरिक राजनीति वर्ग के गुस्से को उन्हें शांत करना होगा, जिसने अभी तक जनादेश को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। अगला लेख, प्रधानमंत्री जी की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जो सलाह दी है, उसकी चर्चा स्वाभाविक और ही तेज हो गई है। सर्वाधिक चर्चा 1 साल तक सोना ना खरीदने की सलाह को लेकर हो रही है। भारत में सोना केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप में भी बहुत प्रचलित है। स्वर्ण के प्रति ऐसी मानसिकता है कि यह जीवन से जुड़े हर एक संस्कार में इसकी जरूरत पड़ती है। अतः 1 साल तक सोना न खरीदने की सलाह पर खूब चर्चा हो रही है। आज देश के हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि सोना ना खरीदने या कम खरीदने से क्या होता है। भारत प्रति घंटे औसतन 80 किलोग्राम सोना खरीदता है और देश में खपत के लिए जरूरी 90% सोना आयात करना हमारी मजबूरी है। सोना खरीदने में डॉलर खर्च करने की जरूरत पड़ती है। इसका असर देश विदेश के मुद्रा भंडार पर पड़ता है। एक अनुमान है कि भारत अपनी रक्षा पर जितना धन खर्च करता है, उससे करीब आधे धन का सोना आयात करता है। सोने के साथ समस्या की तिजोरियों में बंद हो जाता है और उसमें निवेशित पैसा ठहर जाता है। निस्संदेह प्रधानमंत्री के अपील के बाद सोने की खपत कम होगी तो देश को आर्थिक बल मिलेगा। प्रधानमंत्री की दूसरी बड़ी अपील घर से काम करने की प्रथा को पुनर्जीवित करना। उन्होंने कार्यालयों और व्यवसायों से आग्रह किया है कि जहाँ तक संभव हो वे घर से काम करने की विधि का उपयोग करें। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ईंधन की बचत होगी, पेट्रोल डीजल के आयात में धन की बचत होगी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की यह भी सलाह है कि पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से उपयोग किया जाए।
यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि 2 महीने से भी ज़्यादा समय भारत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को बहुत हद तक संभाले रखा, जबकि दुनिया के ज़्यादा देशों में तेल के भाव में 40% तक वृद्धि हो गई। जब दुनिया महंगाई से जूझ रही है, जब तेल का अभाव हो रहा है, तब 50 से ज़्यादा देशों में पहले से ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। लोग भूले नहीं हैं, कोरोना और लॉकडाउन के समय भी वर्क फ्रॉम होम की नौबत आई थी। अब एक अंतर यह होगा कि तब लोग जान बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और अब संभावित आर्थिक मंदी और महंगाई से बचने के लिए ऐसा करेंगे। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चर्चा की है, उससे कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही कुछ फैसले होंगे और दिशा निर्देश जारी होंगे। प्रधानमंत्री की बाकी सब सलाह भी उल्लेखनीय है। निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, कारपूलिंग या साझा यात्रा को बढ़ावा, गैर जरूरी विदेश यात्रा से स्थगित करना और इलेक्ट्रिक वाहनों रेल का उपयोग करना जैसी सलाह वाकई कारगर है। अगर इन उपायों को हमने लागू कर लिया है तो हम महंगाई से बच जाएंगे। यह कोई पहला अवसर नहीं है जब किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से मितव्ययिता बरतने की अपील की है। देश बुनियादी रूप से मजबूत है, उसकी विकास दर भी तुलनात्मक रूप से सराहनीय है, महंगाई काबू में है। अतः यह न केवल अपनी बल्कि देश की तरक्की को भी बनाए रखने की चिंता का समय है। ईरान युद्ध से भारत के लिए संकट बहुत बड़ा हो गया है। लोग संयम के लिए जरूर प्रेरित होंगे, पर ऐसे संकट के समय वर्तमान सरकारी नीतियों की एक बार अवश्य समीक्षा करनी चाहिए। जो लोग सक्षम हैं उन्हें भार उठाने के लिए तैयार करना होगा, ताकि अक्षम लोगों को संकट के समय ज़्यादा सहारा दिया जा सके। अगला लेख, जमींदारी उन्मूलन कानून। उत्तर प्रदेश की जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून को उत्तर प्रदेश के 4000 से अधिक जमींदारों ने राज्य के सबसे उच्च न्यायालय के सामने चुनौती दी थी। यह कानून उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने दीर्घकालीन विचार के बाद स्वीकार किया था और उत्तर प्रदेश को सरकार ने उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करके इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के किसानों को यह उसका उत्कृष्ट उपहार भेंट किया था। उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस कानून के लिए राज्य की सरकार को हृदय से धन्यवाद दिया, किंतु इस कानूनन द्वारा जमींदारों के स्थापित हितों को आघात पहुंचा था और यद्यपि यह समझ चुके हैं कि बदले हुए ज़माने में उनके स्थापित हित कायम नहीं रह सकते, फिर भी उन्होंने पहले तो इस कानून की विधानसभा द्वारा स्वीकृत होने में ही अधिक से अधिक विलम्ब लगाया और इनकी इच्छा के विरुद्ध जब कानून बन ही गया तो इस पर अमल न होने देने के लिए उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के सामने अपना पक्ष उपस्थित करने के लिए उन्होंने देश के अच्छे से अच्छे वकीलों की सहायता प्राप्त की। इसके बावजूद उन्हें मुंह की खानी पड़ी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी आपत्तियों को रद्द करते हुए जमींदारी उन्मूलन कानून को नियमित ठहरा दिया। जमींदारों की आपत्ति यह थी कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद के विरुद्ध है और इसलिए अनियमित है। उनका कहना था कि संविधान ने लोगों की संपत्ति हस्तगत करने के संबंध में राज्यों की विधानसभाओं को कानून बनाने की संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की है, किंतु हाई कोर्ट ने जमींदारों को इस संपत्ति को तथ्यहीन ठहराया है। न्यायाधीशों का कहना है कि संविधान ने संसद को भारतीय संघ के काम के लिए संपत्ति हस्तगत करने की सत्ता प्रदान की है और राज्य विधानसभाओं को भारतीय संघ के कामों के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए संपत्ति हस्तगत
करने वाला कानून बनाने की सत्ता दी है। संपत्ति हस्तगत करने के विरुद्ध संविधान ने एक ही संरक्षण की व्यवस्था की है। संविधान के अनुच्छेद 31 2 का कहना है कि संपत्ति को केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हस्तगत किया जाएगा और बिना मुआवजे दिए कोई संपत्ति हस्तगत नहीं की जाएगी। अगला लेख है जे कृष्णमूर्ति, शिक्षक का सही दायित्व। वंशावाचक क्रमणा से। किसी ने पूछा, शिक्षक का कार्य क्या है? एक शिक्षक को बेहतर और श्रेष्ठतर जीवन की दशा में छात्र का मार्गदर्शन करने के लिए पहले यह जानना होगा कि आप क्या जानते हैं। आप केवल वही जानते हैं जो आपने अपने पूर्व ग्रहों से सीखा है, जो आपके एक हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या पूंजीवादी साम्यवादी होने की संस्कारबद्धता है। इस प्रकार का मार्गदर्शन केवल दुर्दशा व रक्तपात की ओर ले जाता है, जैसे दुनिया भर में दिखलाई पड़ता है। क्या यह शिक्षक का कार्य नहीं है कि वह छात्र की इन संस्कृति करने वाले प्रभावों से स्वयं को मुक्त करने में सहायता करे, ताकि वह भय और आक्रामक असंतोष के बगैर अपने जीवन से मुलाकात कर सके। अगर एक शिक्षक के रूप में आप छात्र में विचार और भाव कर भर देते हैं, तब क्या आप इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपने पर निर्भर नहीं बना रहे होते हैं? जब आप उसकी प्रेरणा के रूप में काम करते हैं, तब जब वह आपकी तरफ किसी नेता या आदर्श की तरह देखता है, तब वह निश्चित ही आप पर निर्भर करने लगता है। क्या निर्भरता भय को नहीं उपजाती और क्या भय प्रज्ञा को विकलांग नहीं बना देता है? आप सोच रहे होंगे कि अगर शिक्षक को एक प्रेरक, एक उदाहरण या मार्गदर्शक नहीं होना है, तो भला उसका सही कार्य क्या है? जिस क्षण आप इनमें से कुछ भी नहीं होते, तब आप क्या हैं? आप छात्र के साथ क्या संबंध है? क्या पहले आपका छात्र के साथ कोई संबंध भी था? उसके साथ आपका संबंध एक धारणा पर आधारित था कि उसकी भलाई किस में है, उसे यह होना चाहिए या वह होना चाहिए। आप शिक्षक थे और वह विद्यार्थी। आपने उस पर कार्य किया, उसे अपने विशिष्ट संस्कारों के अनुसार प्रभावित किया। इस प्रकार जानबूझकर यह अनजाने में आपने उसे अपनी छवि के ढांचे में ढाल लिया। जब आप उस पर कार्य करना छोड़ देते हैं, तब वह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको उसे समझना है और यह मांग नहीं करनी कि वह आपको या आपके आदर्शों को समझे, जो वैसी भी बनावटी है। तब आपको जो है के साथ पेश आना होता है, ना कि जो होना चाहिए के साथ। निश्चित ही जब शिक्षक हर छात्र को अद्वितीय व्यक्ति मानकर चलता है और इसलिए किसी दूसरे से उसकी तुलना नहीं करता, तब उसका प्रणाली या विधि से कोई सरोकार नहीं रह जाता। तब उसका एक ही सरोकार होता है, छात्र को संस्कारित करने वाले आंतरिक और बाह्य प्रभावों को समझने में उसकी सहायता करना, ताकि वह प्रज्ञा के साथ जीने की जटिल प्रक्रिया का सामना कर सके और पहले से ही मौजूद गड़बड़ी में अधिक समस्या न जोड़े। अगला लेख बाहर दत्त का है, पत्रकार व पर्यावरणविद। भीषण गर्मी से निपटने के लिए कर लें पूरे इंतजाम। IIT बॉम्बे की एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लू मुख्यतः स्थानीय कारकों से आती है, न कि कहीं और से आने वाली गर्म हवाओं के कारण। स्प्रिंगर नेचर रिसर्च में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन बताता है कि मिट्टी की नमी, बादल छाने और आर्द्रता जैसी स्थानीय मौसमी परिस्थितियाँ लू की तीव्रता व अवधि बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसका अर्थ है चरम गर्मी पैदा करने में क्षेत्रीय या जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी मौसमी क्रियाओं से अधिक स्थानीय कारक प्रभावी हो सकते हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर
किए गए सरल उपाय नागरिकों को चरम मौसमी घटनाओं से तत्काल राहत दे सकते हैं। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि भारत उन चंद देशों में शुमार है जिसके पास 100 से अधिक शहरों के लिए हीट एक्शन प्लान, गर्मी से निपटने की योजना तैयार है। इसमें स्थानीय और अति स्थानीय कार्य योजनाओं का जिक्र है। ये योजनाएं मूलतः राज्य व जिला स्तरीय निकायों द्वारा तैयार की गई रणनीतिक संरचना है जो भीषण गर्मी से निपटने के में बहुपक्षीय लक्ष्य से निर्देशित हैं। गर्मी से पैदा होने वाली भयावहता को देखते हुए ये योजना न सिर्फ अनिवार्य बल्कि जीवन बचाने वाली भी साबित हो सकती हैं। इन योजनाओं की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें शुरुआती चेतावनी प्रणाली के महत्व, आपात समय के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचों में सुधार व संकट से निपटने के लिए चिकित्सा समुदाय के प्रशिक्षण जैसे कदमों पर उचित जोर दिया गया। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा स्थापित विशेष हीट स्ट्रोक इमर्शन कूलिंग यूनिट या राजस्थान की जोधपुर व चूरू जैसे शहरों में कूलिंग सेंटर की स्थापना जैसे कदम मारक गर्मी से बचाने में कारगर साबित हुए हैं। अन्य शहरों में भी जहां अधिक गर्मी में काम के घंटों में बदलाव जैसा उपाय अपनाए जाते हैं, वहीं अहमदाबाद जैसे शहरों में छतों को विशेष रंग से रंगकर घर के तापमान को कम करने की व्यवस्था की जाती है। हालांकि कुछ योजनाएं मात्र कागजी बनकर रह गई हैं और कुछ शहरों में ये सिर्फ पर्यावरण के प्रभाव का आकलन करने वाली रिपोर्ट प्रतीत होती है। वहीं कुछ योजनाएं दूसरे राज्यों या क्षेत्रों से नकल करके तैयार की गई लगती हैं। मसलन राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र की योजना में जम्मू कश्मीर सरकार के कई निर्देश दिखते हैं, जिनका मतलब है कि एक्शन में हेराफेरी की गई है। इसी तरह कुछ योजनाएं अधूरी जान पड़ती हैं, जैसे दिल्ली की योजना में हरियाली बढ़ाने का उल्लेख तो है, पर पौधारोपण के लिए जमीन की कमी और पौधों के जल्दी मर जाने जैसी समस्याओं का जिक्र नहीं है। कई योजनाओं में बुनियादी कमी यह है कि वे शहरी संरचना में मौजूद व्यवस्थागत कमियों पर ध्यान नहीं देते, जैसे राजधानी दिल्ली के बड़े हिस्सों में हरियाली न होना, जिसके कारण सीमेंट से बने एक्सप्रेस वे जो हीट आइलैंड इफेक्ट यानी शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तुलना में औसतन काफ़ी अधिक होना को और बढ़ावा देता है, क्योंकि शहर में प्रवेश करते समय ये सड़कें पूरी तरह से बिना हरियाली के रह जाती हैं। इसी तरह शहरी नियोजन में अब लू के दौरान पैदल चलने वालों या सड़क फुटपाथ दुकानदारों के लिए बहुत कम बची है। हालांकि यह ठाणे जैसे शहर भी है जहां योजनाओं में सरकारी विभागों के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन है और उनमें ठोस वैज्ञानिक दृष्टिकोण व नमोन्मेषी नीतिगत उपायों का संतुलित मिश्रण दिखता है। जाहिर है कि इन योजनाओं को उन संवेदनशील लोगों के हित में बनाया जा सकता है जिनके पास लू में भी काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, जैसे डिलीवरी करने वाले, निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर आदि। गर्मी से लड़ने के लिए हमें व्यापक उपाय अपनाने ही होंगे, जैसा कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने बताया, यानी छायादार पेड़ लगाना, छायादार फुटपाथ बनाना, कूल रूफ तकनीक अपनाना, प्राकृतिक वायु को अधिकतम जगह देने के लिए शहरी संरचना में बदलाव आदि। भीषण गर्मी की भविष्यवाणी को देखते हुए अब कूलिंग को विरासत मानने से हमें बचना चाहिए। समाप्त।